नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एएस स्टडी स्टेबलेटर में। तो प्यारे साथियों, आज को जैसा कि आपने ऊपर दिख रहा होगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। और बिल्कुल पूरी की पूरी तरह कंप्लीट करेंगे भाई। और भाई साथियों, आज की जो ये क्लास है, साथ साथ इसके अगर आपने मैं एक काम करूँगा, मैं आपको आज इस अपने नोट से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज हमने जल्दी कवर करना है, तो हम उसको लिख लिख के ही पढ़ाएंगे इस पे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये चाहिए तो आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे बड़े भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना हर एक चीज़ का। ठीक है, बाकी हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन की बेस्ट बुक है मेरे भाई। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऐसे नोट्स हैं भाई, चाहे डीएसएसबी कितना ही डीप चला जाए, पर इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो भाई चलो भाई शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज हम चीज़ों को देखते चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? जहां पर सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे विकलांग बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। बच्चे एक साथ पढ़े, जहां पे ये सभी एक साथ पढ़े। ठीक है, समझ में आई भाई? जहाँ पे कोई भी भेदभाव ना हो, तथा शिक्षण और अधिगम सामग्री है वो एडेप्टिव हो, और जो टीएलएम हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, वो ना बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की आवश्यकता अनुसार अनुकूलित हो। अनुकूलित का मतलब अडेप्टिव हो। ठीक है, ये हम मेरे भाई डेफिनेशन। ठीक है, और ये डेफिनेशन मैंने किसके अकॉर्डिंग बताई है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग ये बताई है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। तो समझ में आ गया भाई इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है भाई? एक छत के नीचे, एक कमरे के अंदर जब सभी बच्चे क्या एक साथ पढ़ते हैं, और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री है, क्या होती है वो भाई? अनुकूलित होती है। क्या होती है? अनुकूलित होती है। समझ में आया भाई? या भाई इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अब देखो भाई जो कई आदमी है ना, वो इंक्लूसिव एजुकेशन को जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो हिंदी में बोलते हैं इसको समावेशी शिक्षा। क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को किससे जोड़ लेते हैं? वे जोड़ लेते हैं 1970 के दशक की इंटीग्रेटेड एजुकेशन से जोड़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन से जोड़ देते हैं। ठीक है, पर दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1970 के दशक तक हुई थी। अब इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या फर्क है भाई, उसको हम आगे देखेंगे। अब यहां पे देख देते हैं, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन को गति कब गति मिली भाई? कब मिली भाई इसको गति? कब या बिल्कुल इसका विस्तार हुआ था? ठीक है, यूएन ने एक हुआ करी थी भाई। यूएन ने एक मान का चलो एक बैठक करी थी। ठीक है, और जिसमें 92 सदस्य देश थे। ठीक है, उस बैठक का नाम है, मतलब उसने बोला करे हमें सालमांका स्टेटमेंट। ठीक है, सालमांका स्टेटमेंट। ठीक है, सालमांका स्टेटमेंट या कब हुई थी? 1994 में। या याद रखनी है, सालमांका स्टेटमेंट 1994 में हुई थी। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें 92 कंट्रियां ने भाग लिया था। ले मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, पूछेगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन को गति कब मिली थी? इंक्लूसिव एजुकेशन को गति मिली थी सालमांका स्टेटमेंट 1994 के बाद। सालमांका स्टेटमेंट 1994 के बाद इसको पूर्ण रूप से मेरे भाई
गति मिल गई थी भाई, ठीक है, इसको पूर्ण रूपता बिल्कुल तेज बिल्कुल गति मिल चुकी थी, ठीक है मेरे भाई, समझ जाओगे ना इस बात ने। अच्छा भाई चला भाई आगे, चला भाई आगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब तुमने समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, ठीक है, दूसरा टॉपिक, एक दूसरा टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं दूसरा टॉपिक, ठीक है। दूसरी चीज समझेंगे कि एक चीज होती है इंक्लूजन, इंक्लूजन तो आपको समझ में आ गया, समावेश, और एक चीज होती है हमारी समावेश, एक होती है क्या नाम है, मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, मार्जिनलाइजेशन। बस चीजों को ध्यान से समझते चलना है, ध्यान से समझते चलना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है, इंक्लूजन आप समझ में आ चुके हो, ठीक है। इंक्लूजन एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है, ये एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे, सामान्य और विशेष बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह बात आप नहीं समझ में आएगी भाई, ठीक है जी, यह बात आ गई समझ में। अब मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं हाशिए पर रखना, हाशिए पर रखना, ठीक है। हाशिए पर रखना का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसा समूह मार्जिनलाइजेशन होता है, इसमें होता है वंचित समूह जिसको वंचित समूह जो कि सामाजिक आर्थिक रूपता के अगर पिछड़ा हुआ है, अगर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है, ठीक है, ऐसा समूह होता है। मतलब इस समूह को अवसर नहीं मिलते, ठीक है, इस समूह को शुरुआत से ही अवसर नहीं मिलते, इनके साथ क्या होता है, भेदभाव होता आया है। मतलब क्या होता है, इनके साथ भेदभाव शुरू से होता आया है, चाहे वो जाति के आधार पर भेदभाव, चाहे वो लिंग के आधार पर, चाहे भाषा के आधार पर, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन होता है जो समूह वंचित रह चुके हैं उन्हें मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आई भाई, या इतनी चीज थी। आगे चलेंगे तीसरी चीज पे, तीसरे टॉपिक पे चलेंगे। अब हम तीन चीज देखेंगे, एक तो देखेंगे सेग्रीगेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेशन देखेंगे और इंक्लूजन देखेंगे, एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे, सेग्रीगेशन पृथक्करण, इंटीग्रेशन एकीकरण, इंक्लूजन समावेशन, हिंदी में कहते हैं भाई इनको, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या होता है, पृथक्करण, इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकरण, और इंक्लूजन क्या होता है, समावेशन, ठीक है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन्हें किस में याद करो, आप इन्हें सिर्फ हिंदी में याद करोगे, हिंदी में याद करोगे तो मुश्किल रहेगा, आप इन्हें इंग्लिश में याद करो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक ऐसे बना लो ताकि समझ में आ जाए चीजें। सेग्रीगेशन में क्या होता है कि सामान्य बच्चों और विशेष बच्चों के अलग अलग स्कूल होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्कूल होते हैं, ठीक है। ये भाई ऐसे स्पेशल स्टूडेंट का, ठीक है, जो भाई डिसेबल है, और ये है नॉर्मल स्टूडेंट का, अलग अलग स्कूल होंगे, अलग अलग स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी। इंटीग्रेशन में क्या होगा भाई, स्कूल अलग होगा, पर उनकी ये क्लास अलग होंगी, या क्लास होगी स्पेशल स्टूडेंट्स की और या क्लास होगी नॉर्मल स्टूडेंट की, ठीक है। इंक्लूजन में क्या होगा, स्कूल एक का होगा और मेरे भाई क्लास भी एक का होगी, और यारे नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ेंगे और इस समय स्पेशल स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आई भाई यह चीज। अब एक एक करके ध्यान से समझेंगे इन चीजों ने। सबसे पहले हम देखेंगे इंक्लूजन को, फिर देखेंगे हम इंटीग्रेशन को, फिर देखेंगे हम पहले देखेंगे सेग्रीगेशन को, फिर इंटीग्रेशन को, और फिर देखेंगे इंक्लूजन को। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सेग्रीगेशन, ठीक है। यहां पे लिख लो भाई सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन को हिंदी में कहते हैं पृथक्करण। क्या बोलते हैं, पृथक्करण। रुक जाओ, ठीक है, पृथक्करण
बोलते हैं पृथक्करण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है ध्यान से देखेंगे। इसमें होता है कि विकलांग बच्चों को स्पेशल स्कूल में, डिसेबल जो बच्चे होते हैं ना उनको स्पेशल स्कूल में रखा जाता है। ठीक है, यह बता दी कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के नॉर्मल स्टूडेंट्स को अलग स्कूल, नॉर्मल स्टूडेंट के अलग स्कूल होते हैं और स्पेशल स्टूडेंट के स्पेशल स्टूडेंट के स्पेशल स्कूल होते हैं। स्पेशल स्टूडेंट के स्पेशल स्कूल होते हैं। समझ में आई भाई, स्पेशल स्टूडेंट के स्पेशल स्कूल होते हैं। ठीक है भाई, इससे क्या होता है, जो ये अपना सेग्रीगेशन का मॉडल है, ठीक है, विकलांग बच्चों को समाज से अलग कर देता है। ठीक है भाई, इससे क्या होता है, जो विकलांग बच्चे हैं ना, विकलांग बच्चे समाज से अलग हो जाते हैं। विकलांग बच्चे क्या हो जाए मेरे भाई, विकलांग बच्चे समाज से अलग, विकलांग बच्चे मेरे भाई समाज से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और वह मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते, जिससे वे मुख्य धारा में जो समाज की मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते। मुख्य धारा में क्या नहीं हो पाते भाई, मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, और भाई इस मॉडल में जो भी संसाधन होंगे, जो भी TLM होगा, या फिर जो भी उनकी जो भी सामग्री होगी, या फिर जो भी अपने मेथड्स होंगे शिक्षण पढ़ाने के, शिक्षण अधिगम में जो भी मेथड्स यूज होंगे, वह सारे के सारे विकलांग बच्चों के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। विकलांग बच्चों के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। ठीक है, यह बात आगे समझ में आ गई भाई। यह सारे के सारे साधन किसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे भाई, वह सारे के सारे संसाधन भाई विकलांग बच्चा न कि उनकी नीड न देख कर बनाए जाएंगे। समझ में आई भाई मेरी बात है। तो भाई ऐसा एग्रीगेशन है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। आगे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को कहते हैं मेरे भाई एकीकरण में मतलब कि स्कूल एक है, इसमें कि हमारे भाई बस स्कूल एक है। क्या है, स्कूल एक है और कक्षाएं अलग अलग हैं। ठीक है, कक्षाएं अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें क्या है भाई, इसमें इंटीग्रेशन में क्या किया गया, इंटीग्रेशन में ध्यान तो पढ़ो कि शिक्षण पद्धति में कोई बदलाव नहीं किया गया। शिक्षण पद्धति में बदलाव नहीं किया गया। शिक्षण पद्धति में कोई बदलाव नहीं किया गया, चाहे बेशक वह एक स्कूल में आगे, शिक्षण पद्धति में कोई बदलाव नहीं किया गया। और जो विकलांग बच्चे थे ना, विकलांग बच्चों से अपेक्षा की गई, विकलांग बच्चों से अपेक्षा की गई भाई, विकलांग बच्चों से अपेक्षा की गई कि वे स्वयं सामान्य शिक्षा प्रणाली के अनुसार ढाल लें, कि वे स्वयं सामान्य शिक्षा प्रणाली के अनुसार खुद को ढाल लें। सामान्य शिक्षा प्रणाली के अनुसार, जो कि सामान्य शिक्षा प्रणाली है ना, उसके अकॉर्डिंग स्वयं को अपने आप ढाल ले, उन तय उम्मीद करी गई। ठीक है, कोई भी शिक्षण पद्धति में बदलाव नहीं किया गया और उन तय उम्मीद करी गई कि बच्चे ना अपने आप, अगर वह एक छात्र होंगे ना, अपने आप डर जाएंगे। ठीक है देखो, ये मॉडल वैसे प्रयास तो किया गया था कि बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए, पर यह पूरी तरह से भाई सफल नहीं हो पाया। ठीक है, फिर आता भाई हमारा तीसरा इंक्लूजन। तीसरा आता है इंक्लूजन। क्या आता है, इंक्लूजन, जिसको बोलते हैं हिंदी में समावेशन। क्या बोलते हैं, समावेशन। समावेशन में क्या किया गया कि एक छत के नीचे, एक क्लास के नीचे पढ़ाई करवाई गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक तो बच्चे में भेदभाव की जो भावना है ना, भेदभाव की भावना कम हुई बच्चा में, भेदभाव की भावना कम हुई था बच्चा में। ठीक है, विकलांग बच्चों का सामाजिक विकास हुआ भाई। विकलांग बच्चों का क्या हुआ भाई, विकलांग बच्चों का सामाजिक विकास हुआ भाई।
ठीक है, क्योंकि साथ साथ वह कर रहे थे और भाई थोड़ी सी भेदभाव की भावना भी कम हुई बच्चा में। ठीक है, समझ भाई। और भाई इंक्लूजन में क्या किया जाता है भाई, शिक्षण अधिगम सामग्री को जो टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, और भी और या फिर मेथड्स हो गए, वह बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, क्या किए गए, नीड के अकॉर्डिंग अडेप्ट किए गए, अडेप्टेशन की गई उनकी, क्या की गई, अडेप्टेशन की गई। समझ में आया भाई। अब देखेंगे भाई जो ये अपनी इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो यह इंक्लूसिव है, बार बार इंक्लूसिव एजुकेशन का नाम आ रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन है को गति किस स्टेटमेंट में मिली थी, मैंने बताया थी सालमांग का स्टेटमेंट में, सालमांग का स्टेटमेंट में इसको गति प्रदान हुई, जो कि 1994 में आई थी, ठीक है, समझ में आया भाई। ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन में जो इंक्लूजन आया था, मतलब इस दृष्टिकोण में ना विकलांग बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ाने और उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार करने में सहायता मिली। समझ में आई भाई यह बात। ठीक है, बताइए भाई क्लास बढ़िया लग रही होता है, एक बार चैनल सब्सक्राइब और कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को कर दो मेरे भाई सब्सक्राइब, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है प्यारे साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। अब इनके बीच में थोड़ा सा एक बार डिफरेंस और देख लेते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन कलर कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं। जो सेग्रीगेशन है वो किस पे फोकस करता है, वो फोकस करता है सर्विस पे, फोकस ऑन सर्विस, मतलब कि बच्चों को सर्विस दिलाने पे फोकस करता है, सर्विसेज पे बच्चों को क्या कर सकते। इंटीग्रेशन किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन नीड, बच्चों को क्या नीड है, फोकस ऑन नीड। और इंक्लूजन फोकस करता है फोकस ऑन राइट्स पे। ठीक है, फोकस किन पे करता है भाई, राइट पे फोकस करता है। ठीक है, सेग्रीगेशन फोकस करता है सर्विस पे, इंटीग्रेशन फोकस करता है नीड पे, और ये करता है फोकस करता है राइट पे। ठीक है भाई, ये चीजें पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ भाई। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा तो एक बुक देख लेना, एनसीईआरटी की बुक है इंडेक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक बुक है। ठीक है, आपको बिल्कुल गूगल क्रोम पर भी ये मिल जाएगी, जाके एक बार एक सर्च कर लेना। और आपको इस बुक में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल आपका बिल्कुल कंटेंट एनसीईआरटी से ही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन किस पे फोकस करता है, सर्विस पे, एस से सेग्रीगेशन, एस से सर्विस। ठीक, और मेरे भाई इंटीग्रेशन फोकस करता है नीड पे, और इंक्लूजन फोकस करता है बच्चों के राइट पे। ठीक है, ये बेस्ड होता है, सेग्रीगेशन बेस्ड होता है मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। किस पे बेस्ड है ये, मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी पे बेस्ड है। किस पे, मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी पे बेस्ड है। इंटीग्रेशन भी मेडिकल मॉडल पे बेस्ड है, मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी बेस्ड है। और जबकि इंक्लूजन किस पे बेस्ड है, सोशल मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, इंक्लूजन किस पे बेस्ड है, सोशल मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है भाई, देखो सेग्रीगेशन में क्या होती है भाई, बच्चों की कैटेगरियां बनती है भाई, कैटेगराइजेशन करता है, या क्या करता है, कैटेगराइजेशन करता है मेरे भाई, क्या करता है, कैटेगराइजेशन करता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होती है भाई, इंटीग्रेशन में इंडिविजुअल अडेप्टेशन होती है। क्या होती है भाई, इंडिविजुअल अडेप्टेशन होती है। मतलब कि इसमें होता है कि कैटेगराइजेशन को समझ लेते हैं, आसान भाषा में बताऊं कि बच्चों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को अलग अलग वर्गों में, बच्चों को अलग अलग
वर्गों में बांटा जाता है, बच्चों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को सिस्टम के अनुसार डाला जाता है। इसमें इंटीग्रेशन में क्या क्या किया जाता है, बच्चे को सिस्टम के अनुसार, बच्चे को सिस्टम के अनुसार डाला जाता है, बच्चे को सिस्टम के अनुसार अनुसार डाला जाता है। ठीक है, सिस्टम के अनुसार डाला जाता है। और जबकि इंक्लूजन में क्या होता है, सिस्टम को बच्चे के अनुसार डाला जाता है, सिस्टम को बच्चे के अनुसार, सिस्टम को बच्चे के अनुसार डाला जाता है। समझ में आई भाई, सिस्टम को बच्चे के अनुसार ढाला जाता है। आ गया बात समझ में? ठीक, मतलब कि इस चीज को क्या कहते हैं, देखो अलग अलग रखने को बोला जाता है कैटेगराइजेशन। अलग अलग रखने को क्या बोला जाता है, अलग अलग रखने को कैटेगराइजेशन बोला जाता है। जब बच्चे को सिस्टम के अनुसार डालते हैं तो इस चीज को बोला जाता है इंडिविजुअल एडेप्टेशन। इंडिविजुअल एडेप्टेशन। क्या मैं एक बार ऊपर वाला इरेज कर लूं ताकि मैं इनके बारे में और अच्छे तरीके से बता सकूं। एक बार मैं ऊपर वाली चीजें इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं। ठीक है, एक बार ऊपर वाला इरेज कर लूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से और समझ में आ जाए। भाई स्क्रीनशॉट ले लो रे, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीजों का, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पीछे जाकर ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, वैसे लिख लिख के बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है, लिख लिख के ही चीजों को समझाने में सही मजा है। ठीक है, ठीक ठीक। जब बच्चों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है तो इसको कैटेगराइजेशन बोला जाता है। जब बच्चे को सिस्टम के अनुसार डाला जाता है तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल एडेप्टेशन। इंडिविजुअल एडेप्टेशन क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल एडेप्टेशन, इंडिविजुअल एडेप्टेशन बोलते हैं, इंडिविजुअल एडेप्टेशन बोलते हैं। और सिस्टम को बच्चे के अनुसार डाला जाता है तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एडेप्टेशन, इंस्टीट्यूशनल एडेप्टेशन बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल एडेप्टेशन बोलते हैं। क्या बात आई समझ में? हाँ जी बिल्कुल, हमें बात आ गई है समझ में। ठीक है, आगे भाई समझ में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इस पूरे को इरेज कर रहा हूं, आगे और भी पॉइंट है, मैं इसको पूरे को इरेज कर रहा हूं, और भी पॉइंट मैं आपको करा देता हूं। देखो ठीक है, इतना सारे के सारे चैनल कर लो मेरे भाई, सब्सक्राइब ठोक दो बिल्कुल, चैनल पर सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो और बता दो कि हम आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ कंटेंट हमारे चैनल पर आपको भर के मिलने वाला है। जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और सबसे अच्छे नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं भाई DSSB PRT के लिए। बेस्ट हैंड रिटन नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स भी हैं। ठीक है, सब कुछ पूरा किया गया भाई। आप एक बार जाके चैनल को देखिए मेरे भाई, देखिए चैनल को खोल के देखिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। ठीक है एक सेकंड रुको। ठीक है, अब आगे देखेंगे भाई, क्या देखेंगे कि जो सेग्रीगेशन में क्या होते हैं भाई, सेग्रीगेशन में स्पेशल स्कूल होते हैं। सेग्रीगेशन में क्या होते हैं, सेग्रीगेशन में क्या होते हैं, स्पेशल स्कूल। इसमें होते हैं स्पेशल स्कूल होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक स्कूल होता है पर अलग अलग क्लास होती हैं, अलग अलग क्लास होती हैं। इंक्लूजन में क्या होता है, क्लास भी सेम होती है, और स्कूल तो सेम होगा, और स्कूल भी क्या होगा भाई, स्कूल भी भाई सेम होगा। ठीक है भाई, यह बात आई समझ में या नहीं आई? एक बार बता सकते हो आप कि बताओ कि चीज़ें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम आपको चीज़ें लेके चल रहे हैं ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक, उसके बाद देखेंगे भाई इसमें क्या है भाई,
इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंस को सेग्रीगेशन में अंतर को समस्या माना जाता है। जो इंडिविजुअल अंतर है बच्चों के बीच में, अंतर को समस्या, अंतर को क्या माना जाता है, अंतर को समस्या समझा जाता है, अंतर को समस्या समझा जाता है। पर इंटीग्रेशन में अंतर को संभाला जाता है। अंतर को क्या किया जाता है, अंतर को संभाला जाता है, अंतर को संभाला जाता है। और वहीं इंक्लूजन में विविधता की, अंतर का सम्मान किया जाता है। कह सकते हैं कि विविधता का सम्मान किया जाता है। किसका सम्मान किया जाता है, विविधता का सम्मान किया जाता है। समझ में आए भाई, आ गया चीज समझ में, ठीक है। इसमें किस पे जोर दिया जाता है, इनपुट पे जोर दिया जाता है, इसमें प्रोसेस पे जोर दिया जाता है, और इसमें आउटकम पर, कितना अच्छा आउटकम रहा है उस पे जोर दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो पहले साथियों इनके बीच में डिफरेंस इतना ही बतेरा समझने के लिए, और यहीं से इन डिफरेंस से आप पूरे के इंक्लूसिव एजुकेशन को, सेग्रीगेशन को, इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से समझ चुकी हो। समझ गए ना। अब मेरे भाई तीसरा टॉपिक पे चलते हैं भाई। तीसरा टॉपिक है हमारा, तीसरा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, या फिर हम बोलेंगे कि लर्निंग स्टाइल। हमारा टॉपिक रहने वाला है लर्निंग स्टाइल का। लर्निंग स्टाइल हम पढ़ेंगे भाई। लर्निंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। लर्निंग स्टाइल कितने तरीके के होते हैं, आपने एक प्रसिद्ध मॉडल पढ़ा होगा, VAKT, ठीक है। VAKT, वी से मतलब होता है विजुअल लर्नर, जो चीज़ों को देख कर सीखते हैं। फिर ऑडिटरी लर्नर, जो चीज़ों को सुनकर सीखते हैं। के काइनेस्थेटिक, जो कि चीज़ों को करके सीखते हैं। टी से टैक्टाइल, जो चीज़ों को स्पर्श करके सीखते हैं, ठीक है। ये लर्नर होते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के ये मॉडल है, ठीक है। सबसे पहले जो ये VAKT मॉडल है ना, जो डेवलप क्यों करवाया, इस चीज को देखेंगे, ठीक है। पहले ये इसको बोलते हैं VAKT मॉडल। पहले ये VAKT मॉडल नहीं था, पहले था भाइयों वाक मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल था। वाक मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल था, जो कि किसने विकसित किया था, वाल्टर बर्क ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था, यो दिया किसने था, यो विकसित किया था वाल्टर बर्क ने। वाल्टर बर्क ने दिया था, रुक जाओ वैसे क्रिया लिख लूं, वाल्टर बर्क ने विकसित किया था। ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, इसमें एक चीज और जोड़ दी गई, वाक मॉडल का फिर कर दिया वार्क मॉडल। और वार्क मॉडल किसने दिया, वार्क मॉडल दिया था नील फ्लेमिंग ने दिया था। वार्क मॉडल किसने दिया था, नील फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था भाई, नील फ्लेमिंग ने दिया था। वाक मॉडल वाल्टर बर्क ने दिया था, और वार्क मॉडल नील फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है। फिर बाद में शिक्षणविदों ने, जो भी भाई एजुकेशनलिस्ट थे, बाद में इसमें टी जोड़ दिया। बाद में इसमें क्या जोड़ दिया मेरे भाई, टी जोड़ दिया, और इसको बना दिया VAKT। आखिर में फिर ये VAKT मॉडल बनया भाई, जाकर बनया। ठीक है। वाक मॉडल विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। फिर वार्क में जो नील फ्लेमिंग वाला है, विजुअल ऑडिटरी रीडिंग एंड राइट, और के थे काइनेस्थेटिक। समझ में आया भाई। फिर ये VAKT, तो ये है लर्निंग स्टाइल। ठीक है। और लर्निंग स्टाइल की वजह से क्लासरूम में विविधता पाई जाती है। समझ में आई भाई बात, आगे होगी समझ में। आगे चलेंगे, चौथे टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। चौथे टॉपिक की ओर भाई स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस चीज का। ठीक है भाई, तो आगे चलेंगे। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। चौथा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन देखेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल है इंक्लूसिव एजुकेशन के, तो ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे पहला है एक्सेस, सबसे पहला है एक्सेस, सबसे पहला है एक्सेस, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है इक्विटी, दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा है इक्विटी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, रेलेवेंस, तीसरा है रेलेवेंस। भाई बैकग्राउंड नॉइज को भाई इग्नोर करना, ठीक है, सीधा कंटेंट के ऊपर ध्यान दो। और चौथा क्या है, चौथा है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन, चौथा है पार्टिसिपेशन, चौथा है पार्टिसिपेशन, पांचवा है एम्पावरमेंट, पांचवा है एम्पावरमेंट, पांचवा है, पांचवा है एम्पावरमेंट, पांचवा है एम्पावरमेंट, ठीक है भाई। समझ की मेरी बात, ध्यान आ गई समझ में। अब एक एक चीज को, इनके प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या भाई, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, पहुंच का मतलब कि जो जितने भी सभी बच्चे हैं, ठीक है, सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। एक्सेस पढ़ने लिखने का, चाहे वो विकलांग हो या सामान्य बच्चा हो, सभी को अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, सभी को अवसर मिलना चाहिए। एक्सेस की बात करें तो जो भी अपने क्लासरूम है, क्लासरूम हो गए स्कूल के, वह बिल्कुल अनुकूलित होने चाहिए बच्चा के लिए। जैसे कि किसी का लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, बच्चा चल नहीं सकता, व्हील चेयर पावर है, तो स्कूल में रैंप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्कूल में रैंप की सुविधा होनी चाहिए, स्कूल में ब्रेल का इस्तेमाल होना चाहिए। एक्सेस समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे इक्विटी। इक्विटी में क्या है, इक्विटी होती है समानता। अब मेरी बात सुनो, समानता ने कई बच्चे कैसे समझेगी कि समानता का मतलब यूं नहीं है कि सभी बच्चों को एक जैसा देना, सभी को एक जैसा देना, सभी को एक जैसा देना, इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कहीं आप नून ला लो कि सभी को एक जैसा देना, नहीं, सभी को एक जैसा नहीं देना, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को। इसका मतलब होता है, मैं लिख के बता देता हूं कि इसका अर्थ होता है प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को मेरे भाई, प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार, प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार, प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध करवाना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, सहायता, सहायता या संसाधन, संसाधन, संसाधन देना, उसके नीड बेस्ड, ना कि सभी बच्चों को एक समान देना। यह बात आई समझ में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूं, जो भी अपने दृष्टिबाधित छात्र हैं, विजुअल इंपेयरमेंट वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए ऑडियो बुक देना, या फिर जो भी अपने इंटेलेक्चुअल डिसेबल बालक हैं उनके लिए विशेष शिक्षण विद्या प्राप्त वो देना। समझ में आई भाई, यह बात आएगी होगी समझ में। आप चलेंगे मेरे भाई आगे, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं और तीसरे प्रिंसिपल पर आ जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपने सुनने या कॉमन सेंस लगानी है, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेना है। बाकी इंक्लूसिव एजुकेशन इतना मुश्किल चीज है नहीं। और साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते चलो भाई, भाई स्क्रीनशॉट ले लियो, जिन्हें नोट्स नहीं बनाना गिरा वो साथ में स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। एक बात देखेंगे रिलेवेंस क्या है अगर भाई, रिलेवेंस, रिलेवेंस का अर्थ होता है भाई जो कि जो भी बच्चों के लिए, ठीक है, जो भी बच्चों के लिए करिकुलम है या टीचिंग मेथड्स है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स के लिए जो भी करिकुलम है, करिकुलम, करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम, करिकुलम, ठीक है, करिकुलम हो गया या टीचिंग मेथड्स होगी, ठीक है, या टीचिंग मेथड होगी या फिर टीचिंग मेथड्स हो गए, टीचिंग मेथड्स हो गए, वो ना बच्चों के अनुसार होना चाहिए, बच्चों के अनुसार, बच्चों के अनुसार मतलब, बच्चों के अनुसार का मतलब उनकी भाषा के अकॉर्डिंग, उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग, जो उनका कल्चर है उनकी भाषा के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, और उनके सीखने की शैली के अनुरूप होने चाहिए। और सीखने की शैली के अनुरूप होने चाहिए, किसके अनुरूप होने चाहिए, सीखने की शैली के अनुरूप होने चाहिए, सीखने की शैली के, सीखने की शैली के अनुरूप होने चाहिए। सीखने की शैली देख लीजिए ना, कोई बच्चा क्यों कैसे सीखता था, कोई बच्चा अपना देख कर सीखा था, कोई बच्चा सुनकर सीखा था, तो उनकी सीखने की शैली के अनुसार होने चाहिए। समझ में आई मेरी बात। रिलेवेंस का मतलब होता है यो। उसके बाद हम देखेंगे पार्टिसिपेशन।
पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या होता है? पार्टिसिपेशन का अर्थ होता है कि सभी की भागीदारी होनी चाहिए, कि क्लास में जो भी चर्चाएं हुए हैं, जो भी एक्टिविटी हुए हैं, जो भी क्लास में हो रहा है ना, उसके शैली के मतलब उनको शामिल किया जाना चाहिए, उनको शामिल किया जाना चाहिए, उनको इन चीज़ों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? ठीक है प्यारे साथियों, आप देखेंगे पार्टिसिपेशन को, देखेंगे किसको देखेंगे? पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन का अर्थ आप समझ में होंगे कि सीखने का वातावरण सहयोगी और समावेशी होना चाहिए, जहां छात्र एक दूसरे से सीख सके। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर भाई पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन के अंदर और चीजें मैं बता देता हूँ। इसके अंदर भाई पीयर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, पीयर सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, पीयर सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? कि सहपाठी एक दूसरे की सहायता करे। पीयर सपोर्ट सिस्टम मतलब कि जो बच्चे नॉर्मल है, सामान्य है, वह विकलांग बच्चों की सहायता करे। और इसके अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है भाई, बच्चे एक साथ एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं। इनके अंदर क्या होती है भाई? कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। क्या होती है? कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। ठीक है, समझ में आई भाई चीज? एम्पावरमेंट में क्या होगा? एम्पावरमेंट का होता है सशक्तिकरण। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है? छात्रों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाना। छात्रों को अपने अधिकार के प्रति क्या बनाना? जागरूक बनाना। समझ में आ गई भाई? तो ये थे भाई प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब पांचवा टॉपिक देख लेते हैं। पांचवा है भाई कि बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। बैरियर्स, क्या बैरियर्स है इंक्लूसिव एजुकेशन में? बैरियर्स क्या है? ठीक है, कौन सा टॉपिक है अपना? पांचवा टॉपिक है ना शायद ये, बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या बैरियर्स है? ठीक है, कई तरीके के बैरियर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो बैरियर देखने को मिलता है वो एटीट्यूडनल बैरियर। ठीक है, एटीट्यूडनल बैरियर देखने को मिलता है। एटीट्यूडनल बैरियर्स का मतलब क्या होता है? एटीट्यूडनल बैरियर्स का मतलब होता है कि भाई देखो, समाज और जो भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई? एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि इसकी मतलब क्या है? एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण। समावेशी शिक्षा में जो विकलांग बच्चे भाई, उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण है? ठीक है, यह बहुत ही डिपेंड करता है किसी भी इंक्लूसिव एजुकेशन को लागू करने में। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण रोल होगा। ठीक है, तो एटीट्यूडनल बैरियर्स में क्या होता है कि इसमें जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, जो स्पेशल स्टूडेंट्स को, स्पेशल स्टूडेंट है, स्पेशल कई मानते हैं कि जो स्पेशल स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्पेशल स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट्स के समान योग्य नहीं मानते, बड़े भाई। ठीक है, उनके समान योग्य नहीं मानते हैं। ठीक है, ठीक है, और भाई शिक्षक और बच्चे मानते हैं। ठीक है, तो मतलब एटीट्यूडनल बैरियर्स में माता पिता भी नो सोचा है कि बच्चे, शिक्षक सोचा है और माता पिता भी नो सोचा है कि बच्चे सामान्य कक्षा में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसमें सोच क्या होती है कि जो स्पेशल बच्चे है ना, स्पेशल स्टूडेंट्स है, वो सामान्य कक्षा में नहीं पढ़ सकते, सामान्य कक्षा में नहीं पढ़ सकते भाई, नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई? एटीट्यूड्स होते हैं भाई। ठीक है, और सोचा कि भाई सहपाठी आपस में अगर एक साथ पढ़ेंगे तो जो उनके सहपाठी आपस में भेदभाव करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये एटीट्यूड हो सकता है। नो सोचेंगे हाँ स्पेशल स्टूडेंट ने क्यों कर पढ़ा सके हैं, ये तो पढ़ नहीं सकते, ये एटीट्यूड है या सोच है उनकी। तो सबसे बड़ा बैरियर है एटीट्यूडनल बैरियर्स। ठीक है, एटीट्यूडनल बैरियर्स के बाद भाई दूसरा बैरियर कौन सा देखने को मिलता है? जो दूसरा बैरियर देखने को मिलता है वो दूसरा बैरियर है भाई, वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है भाई? मतलब कि स्कूलों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्कूलों में जो स्कूल है, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्कूल में
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब की है कि बच्चा खातर रैंप की सुविधा नहीं है, रैंप नहीं है। ठीक है, विकलांग बच्चों के लिए रैंप नहीं है। ठीक है, ब्रेल पढ़ाने के लिए ब्रेल ब्रेल नहीं है भाई, वीआई के स्टूडेंटों को भाई लिफ्ट लिफ्ट ना होना, कई स्कूलों में लिफ्ट नहीं है। ठीक है, ऐसी जो जरूरी जरूरी सामान होता है तो ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उपकरणों की कमी है। तो ये सारी की सारी चीजें किन में आती है भाई, फिजिकल बैरियर के अंदर आती है। उसके बाद तीसरा तीसरा बैरियर है हमारा, तीसरा बैरियर है जो तीसरी बाधा क्या है, वह है इंस्ट्रक्शनल बैरियर। इंस्ट्रक्शनल बैरियर कौन सी, इंस्ट्रक्शनल 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 बैरियर। ठीक है, बैरियर स्पेलिंग गलत होगी, इसको बोलते हैं शिक्षण संबंधी बाधाएं। शिक्षण संबंधी बाधाएं का मतलब, शिक्षण संबंधी बाधाएं का मतलब क्या होता है। ठीक है, शिक्षण संबंधी बाधा मतलब इस मानते हैं आवा है कि प्रॉपर तरीके से टीचर ट्रेन नहीं है। एक तो प्रॉपर तरीके से जो टीचर है वह ट्रेन नहीं है, टीचर ट्रेंड नहीं होते, टीचर ट्रेंड नहीं होते कि वो बच्चों को पढ़ा पाए। ठीक है, और भाई करिकुलम का फ्लेक्सिबल नहीं होना, करिकुलम का फ्लेक्सिबल नहीं होना, करिकुलम का फ्लेक्सिबल नहीं होना। ठीक है, करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं होता एक तो। ठीक है, करिकुलम अडेप्टेड नहीं होता, अनुकूलित नहीं होता, हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम नहीं होता। ठीक है, तो भाई ऐसी ऐसी जो चीज आती है वो इंस्ट्रक्शनल बैरियर में आती है। आई बात समझ में मेरे भाई। ठीक है, ध्यान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट एक अगली यूनिट पे चलते हैं, अगली यूनिट पर चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों यूनिट 2 देखेंगे। ये इस यूनिट में हम क्या देखने वाले हैं, थोड़ी सी बड़ी यूनिट होगी और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होगी। इसमें हम देखेंगे पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क जो फैसिलिटेट करती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि भारत सरकार ने कौन सी पॉलिसीज चलाई हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, तो भाई सबसे पहले यूनिट 2 का पहले टॉपिक का नाम डाल लो। ठीक है, 2.1 नाम डाल लो। 2.1 में हम क्या पढ़ेंगे, 2.1 में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल डिक्लेरेशन देखने वाले हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन हम सबसे पहले देखने वाले हैं। इंटरनेशनल डिक्लेरेशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक है इसका। ठीक है, जो कि है हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये कब आया था, सबसे पहला प्रश्न है कि यह कब आया था, आपको याद रखना है यह आया था हमारा 1948 में। ठीक है, 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब आया था, 1948 में आया था। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UDHR, क्या बोलते हैं इसको, UDHR बोलते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसको प्रॉपर तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, यह पहला दस्तावेज था जिसने सभी मनुष्य के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। ठीक है भाई, यह पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज था। लिखो मेरे प्यारे साथियों, यह पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज था। क्या था भाई, यह पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज था। यह पहला अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल दस्तावेज था, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था जिसने क्या करा बताओ भाई, जिसने सभी मनुष्य के लिए
जिन्होंने सभी मनुष्य के लिए, जिन्होंने सभी मनुष्य के लिए, जितने भी आदमी है ना, सभी मनुष्य के मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, सभी मनुष्य के मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता, और मेरे भाई स्वतंत्रता को, और उनकी स्वतंत्रता को, उनकी स्वतंत्रता को, स्पष्ट स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, स्पष्ट परिभाषित किया, स्पष्ट परिभाषित किया, स्पष्ट परिभाषित किया। समझ में आ गई या क्या चीज थी? ठीक है भाई, यह पहला इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट था जिसने सभी मनुष्य के मौलिक अधिकारों को और उनकी स्वतंत्रता को परिभाषित किया। किसने किया था? यूडीएचआर ने किया था। और यूडीएचआर कब आया था? 1948 में आया था। यूडीएचआर कब आया था? 1948 में आया था। ठीक है, कब आया था यूडीएचआर? 1948 में। समझ में आई भाई? यूडीएचआर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूडीएचआर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा 1948 में आया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके बारे में कुछ और चीजों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 1948 भाई। इसकी स्वीकृति तारीख की थी भाई, कब स्वीकृत किया गया था? यो स्वीकृत कब किया गया था? यो किया गया था, एग्जैक्ट डेट बता दूं तो 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत किया गया था। 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स से स्वीकृत किया गया था। और किस स्थान पर स्वीकृत किया था? स्वीकृत स्थान, स्वीकृत स्थान। ठीक है, स्वीकृत स्थान, किस स्थान पर स्वीकृत किया गया था? यह स्वीकृत किया था भाई पेरिस में। ठीक है, कित कराया गया था? पेरिस में। कित कराया गया था भाई? पेरिस में। किसके द्वारा भाई? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा, यूएन द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन द्वारा, यूएन द्वारा यह स्वीकृत किया गया था भाई। ठीक है, इसका एम क्या था भाई? इसका मुख्य उद्देश्य, एम पूछ सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? सभी मनुष्य को समान अधिकार। ठीक है, सभी मनुष्य को, ऑल ह्यूमंस को, ऑल ह्यूमंस को, ऑल ह्यूमंस को क्या प्रदान करना? सभी मनुष्य को समान अधिकार और स्वतंत्रता देना। सभी मनुष्य को समान अधिकार, सभी मनुष्य को समान अधिकार, समान अधिकार और स्वतंत्रता, इसका एक मुख्य उद्देश्य था। यूडीएचआर कब आया था? 1948 में आया था। ठीक है, और इसमें क्या था मेरे भाई? भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव को और गुलामी को, भेदभाव को, गुलामी को, गुलामी को और अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करना था। अमानवीय प्रथाओं को, अमानवीय, ठीक है, अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करना था। जो अमानवीय प्रथा है ना, अमानवीय प्रथा है, अमानवीय प्रथाओं को क्या करना था? अमानवीय प्रथाओं को समाप्त इसका करना एक मुख्य उद्देश्य था भाई। यो भाई जीवन, स्वतंत्रता और शिक्षा, रोजगार व न्याय और सम्मान की बात कराया करता भाई। ठीक है, ठीक है, किन किन की बात कराया करता भाई? यो था भाई जीवन की, जीवन की, जीवन, जीवन जीना, सभी को प्रॉपर एजुकेशन, शिक्षा देना, रोजगार, रोजगार, रोजगार उपलब्ध कराना, और न्याय और सम्मान, न्याय और सम्मान की बात करता था। न्याय और सम्मान, न्याय और सम्मान की बात करता है। न्याय और सम्मान की क्या करता भाई? न्याय और सम्मान की बात करता है यूडीएचआर। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 10 दिसंबर 1948 को आया था। समझ में आई बात है? ठीक है, अभी यूडीएचआर खत्म नहीं हुआ है, आगे भी है। साथ में पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जैसे कि हम बात करेंगे यूडीएचआर की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कब आया था? 1948 में आया था। और किस स्वीकृत किया गया था? पेरिस में, पेरिस में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में और चीजें पढ़ लेते हैं कि नो पूछने लग जा कि यूडीएचआर में कुल आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल कितने हैं? कितने आर्टिकल है तो बताइए। यूडीएचआर में 30 आर्टिकल हैं। यूडीएचआर में कितने आर्टिकल है? 30 है भाई। ठीक है भाई, इसमें योगदान किसने किया? कौन कौन योगदान करता भाई? कौन कौन योगदान करता है? इनमें किन किन का योगदान रहा है तो आप बता सकते हैं। इनमें योगदान रहा है अपना एलेनोर रूजवेल्ट का, एलेनोर रूजवेल्ट का नाम रहा है, रूजवेल्ट का नाम रहा है। रूजवेल्ट का भाई ये अमेरिका के थे। और भाई रेने कैसान का नाम याद आता है। रेने कैसान प्रमुख थे, रेने कैसान, रूजवेल्ट, रेने कैसान। और भाई जॉन हम्फ्री, जॉन हम्फ्री, जॉन हम्फ्री, जॉन हम्फ्री, जॉन हम्फ्री, जॉन हम्फ्री और चांग पेंग चुन, और चांग पेंग चुंग,
चांग पेंग चुंग, ये भाई चीन के थे, चांग पेंग चुन, ठीक है। कौन कौन से भाई आदमी, कौन कौन से प्रमुख आदमी रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रमुख या आदमी रहे हैं भाई, चांग पेंग चुन, ठीक है। जैसे कि कौन कौन रहे हैं भाई, एक तो एलेनोर रूजवेल्ट, हम्फ्री रूजवेल्ट, हम्फ्री रेने कैसान, रूजवेल्ट हम्फ्री रेने कैसान, रूजवेल्ट हम्फ्री, ठीक है। समझ में आई भाई। अब देखेंगे भाई और इसके बारे में देखेंगे कि, ठीक है भाई देखो जो यूडीएचआर है ना, जो यूडीएचआर है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, कानूनी रूप से, कानूनी रूप से, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, कानूनी रूप से बाध्यकारी, बाध्यकारी नहीं है। यह इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब ये बाध्य नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, पर मानवाधिकारों का आधारभूत दस्तावेज है। आगे है भारत और यूडीएचआर का संबंध। भारत और यूडीएचआर का क्या संबंध है, भारत और यूडीएचआर। अब देख लेते हैं कि भारत और यूडीएचआर, भारत और यूडीएचआर, ठीक है। भारत ने भाई यूडीएचआर का भाई समर्थन किया है, भारत ने यूडीएचआर का क्या किया, समर्थन किया है। भारतीय संविधान में जो अपने मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार इससे की परिणताएं हैं, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो इससे के उससे आए हैं, ठीक है, इसकी देन है, ठीक है। आगे है और भाई आर्टिकल इसका 21 जो भारत के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 है ना, वो यूडीएचआर से ही प्रभावित है, यूडीएचआर से ही प्रभावित है, ठीक है। एक बार हम यूडीएचआर के कुछ प्रमुख आर्टिकल देख लेते हैं, यूडीएचआर के प्रमुख आर्टिकल, ठीक है। यूडीएचआर के प्रमुख आर्टिकल देखेंगे, यूडीएचआर जो कि 1948 में आया था, के प्रमुख आर्टिकल, यूडीएचआर के प्रमुख आर्टिकल देख लेते हैं। कौन कौन से यूडीएचआर के प्रमुख आर्टिकल हैं। सबसे पहला आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं भाई, ठीक है, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं, ठीक है। लिख लो भाई, सभी मनुष्य स्वतंत्र, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। लिखो भाई, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। यूडीएचआर में कितने आर्टिकल है, 30 आर्टिकल है। यूडीएचआर में कितने आर्टिकल है, 30 आर्टिकल है। यूडीएचआर में कितने आर्टिकल है मेरे भाई, 30 आर्टिकल है, 30 आर्टिकल है यूडीएचआर में। और यह बात कहते हैं कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। इसका अनुच्छेद 3 महत्वपूर्ण है, 3 भी महत्वपूर्ण है। इसका अनुच्छेद 3 क्या कहता है, इसका अनुच्छेद 3 क्या कहता है, देखिए इसका अनुच्छेद 3 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है, और सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है। 3 आर्टिकल में 3 चीजें की बात की है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 1 में सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। समझ में आई भाई। ये भी अगला देखेंगे, ठीक है। अगला आर्टिकल देखेंगे, अगला आर्टिकल स्क्रीनशॉट लेते चलना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट। अगला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 18 देखेंगे। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, हर व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। हर व्यक्ति को विचार, धर्म, विवेक की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को विचार, धर्म, विवेक की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को विचार धर्म की स्वतंत्रता है, विचार धर्म की स्वतंत्रता है। हर एक व्यक्ति को विचार धर्म की स्वतंत्रता है।
याद हो गया भाई, हर व्यक्ति को विचार धर्म की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है इसका, आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षा का, हर व्यक्ति को शिक्षा का, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। क्या है मेरे भाई, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये भाई, यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में बात की गई है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 26 में। 18 में क्या कही है, धर्म के बारे में बात की है, हर व्यक्ति को विचार और धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 3 में क्या बात कही है, अनुच्छेद इसके 3 में यह बात कही है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता का अधिकार है। और एक में क्या, सभी व्यक्ति समान और स्वतंत्र पैदा होते हैं भाई। 3 आर्टिकल याद रखना है, ठीक है, 3 आर्टिकल, ठीक है। और भाई बताओ भाई कि ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, एक प्रश्न है, ह्यूमन राइट डे, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे बताओ, ये बढ़िया प्रश्न है। देखो जब यूडीएचआर की वह हुई थी भाई, स्वीकृत हुए थे जिस दिन, उस दिन मनाया जा है, तो कब हुए थे, 10 दिसंबर 1948 में हुए थे। तो 10 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, ह्यूमन राइट डे मनाते हैं, ठीक है, समझ भाई। तो हमने क्या देखा भाई, वर्ल्ड डिक्लेरेशन में, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन में हम यूडीएचआर को पढ़ा। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा दस्तावेज पढ़ते हैं भाई। दूसरा कौन सा दस्तावेज है, दूसरा दस्तावेज पढ़ते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है, वह है हमारा वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल, ठीक है। क्या है, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल, इसको पढ़ेंगे भाई। क्या है भाई, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल, हेडिंग लगा लीजिए अपनी, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ये वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल है, कब इसका आयोजन हुआ था, यह आयोजन हुआ था 1990 में। कब आयोजन हुआ था मेरे प्यारे साथी, इसका आयोजन हुआ था 1990 में, 1990 में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था, 1990 में, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल 1990 में, ठीक है। और किस स्थान पर हुआ था, स्थान आपसे पूछे तो स्थान बता देना है कि स्थान में हुआ था भाई, ये हुआ था थाईलैंड, जमेटियन, ठीक है, जमेटियन थाईलैंड में हुआ था। कि तो हुआ था भाई जोमेटियन थाईलैंड में, ठीक है। जोमेटियन जगह कहाँ पड़ती है, जोमेटियन जगह पड़ती है थाईलैंड में, कहाँ पड़ती है भाई, थाईलैंड में हुआ था, 1990 में हुआ था। इसके आयोजक कौन थे, ठीक है भाई, जोमेटियन कॉन्फ्रेंस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसके आयोजक, ठीक है, इसके आयोजक कौन थे, आयोजक आपसे पूछ सकते हैं। इसके आयोजक थे हमारे यूनेस्को, ठीक है। इसके आयोजक कौन थे, ठीक है भाई। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि इनकी आपको बिल्कुल ये बोर्ड की पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके भाई आयोजक कौन थे, किन आयोजन किया था, यूनेस्को ने किसने, यूनेस्को ने किया था, यूनिसेफ ने किया था, यूनिसेफ ने किया था, यूएनडीपी भी था साथ में, यूएनडीपी भी था। और कौन था भाई, वर्ल्ड बैंक, और कौन था भाई, वर्ल्ड बैंक भी था, कौन था भाई, वर्ल्ड बैंक भी था, ठीक है। तो मतलब वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल का आयोजन 1990 में हुआ था। वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल का आयोजन कब हुआ था, 1990 में। वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल का आयोजन कब हुआ, 1990। याद रखो, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल 1990, जोमेटियन थाईलैंड। और कौन कौन आयोजक थे, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक। यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक था, यूनेस्को था, यूनिसेफ था, यूएनडीपी था, वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। इसमें क्या थी भाई, इसमें क्या था, इसके उद्देश्य क्या था, इसका एम, सबसे पहले एम देखते भाई, इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, कुछ कह लो आप, ठीक है। एम था इसका एजुकेशन को सभी के लिए सुलभ और आसान बनाना, ठीक है। सुलभ
और सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना। ठीक है, सुलभ बनाना। और ऊपर लिख लेता हूँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। समझ में आई बात? ठीक है, ये चीज थी भाई, समझ में आ गया भाई? ठीक है, अब इस जो वर्ल्ड डिक्लेरेशन के थे इसके लक्ष्य देख लेते हैं। एक बार मिटा दो भाई इन चीजों को। ठीक है भाई, एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ। इतना एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे जितने भी हैं चैनल को कीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई। देख कितनी मेहनत लग रही है। ठीक है, लिख कर आया हूँ आपके लिए। वैसे मैं आपको पढ़ा सकता था, बिल्कुल हमारी बुक है। और भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो हमारी बुक है ना भाई, आज तक जितनी भी बुक बनी है ना इंक्लूसिव एजुकेशन की, सब द बेस्ट बुक है। सबसे बेस्ट बुक है भाई। भाई एक भी परसेंट बाहर नहीं जाओ उस बुक से। ठीक है, बहुत तगड़ी बुक है। और अभी तक हमने पब्लिश नहीं की है, सिर्फ हमारे पास ही है। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड डिक्लेरेशन फॉर ऑल हैंड। ठीक है, जो इनके लक्ष्यों को पूरा करने का, इनको लक्ष्य को जो पूरा करने थे वह 2000 तक पूरे करने थे। कब तक पूरे करने थे? 2000 तक पूरे करने थे। ठीक हो, तो भाई इसके लक्ष्य देख लेते हैं। इनके लक्ष्य कौन कौन से थे? इनके लक्ष्य कौन से थे? ठीक है, 2000 तक लक्ष्य पूरा करने का उद्देश्य था भाई। 2000 तक इनके लक्ष्य पूरा करने का उद्देश्य था। और ये कब आया था एजुकेशन? वही आया था भाई 1990 में आया था, जो मेटीन में आया था। ठीक है, इनके लक्ष्य कौन कौन से थे? इनके लक्ष्य थे मेरे भाई, इनके लक्ष्य कौन कौन से थे? सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा में समानता पर ध्यान भाई। शिक्षा में समानता पर ध्यान देना। शिक्षा में क्या करना? समानता पर ध्यान देना। सीखने के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना भाई। सीखने के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। सीखने के लिए सार्वभौमिक पहुंच भाई। सार्वभौमिक पहुंच तैयार करना। ठीक है, सार्वभौमिक पहुंच तैयार करना। और भाई सीखने का वातावरण बनाना। चौथा क्या था भाई? सीखने के परिणामों में वृद्धि पर जोर। ठीक है, सीखने के परिणाम है ना, सीखने के परिणाम पर जोर देना। सीखने के परिणामों पर जोर देना भाई। ठीक है, आगे चौथा है 2000 तक है, क्योंकि 2000 तक लक्ष्य पूरे करने थे। 2000 तक साझेदारी 2000 मजबूत करना। साझेदारी मजबूत करना। ठीक है, आगे क्या है मेरे भाई? ये 5वां पॉइंट था। आगे क्या है? बुनियादी शिक्षा के साधनों और दायरे का विस्तार करना। बुनियादी शिक्षा के दायरे, जो भी बुनियादी शिक्षा के दायरे हैं उनका विस्तार करना। बुनियादी शिक्षा के दायरे विस्तार करना, उनका क्या करना मेरे भाई? उनका विस्तार करना। समझ में आ गया भाई क्या लक्ष्य थे? शिक्षा में समानता पर ध्यान देना, सीखने के लिए सार्वभौमिक पहुंच करना, और भाई सीखने का वातावरण बनाना, सीखने के परिणामों पर जोर देना, 2000 तक की साझेदारी मजबूत करना, और बुनियादी शिक्षा के दायरे का विस्तार करना। ठीक है भाई, ये भाई इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है भाई। इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है। ठीक है ठीक है भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपने एक क्वेश्चन बताता हूं जो कि आपका पूछा गया था DSSB PRT में। DSSB PRT का क्वेश्चन बताता हूं कि जो कि आपका 6 अक्टूबर 2018 में पूछा गया था। 6 अक्टूबर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। शिफ्ट वर्ग का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में कति एग्जेक्टिव प्रश्न पूछू हूं। ठीक है, किस सम्मेलन में, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में सभी के लिए शिक्षा पर
ठीक है, सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा की गई, सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा 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 की गई। ठीक है, तब भाई तो इसके ऑप्शन के दे रखे थे, तुमने बेरा है ऑप्शन दे रखे थे। इसका पहला ऑप्शन दे रखा था जयपुर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा था जोमटियन, ठीक है, और भाई तीसरा ऑप्शन था जमैका, और भाई चौथा ऑप्शन दे रखा था जॉर्डन। तो बताओ भाई क्या उत्तर है। आपने मेरा वर्ल्ड एजुकेशन फॉर ऑल था, तो सीधा आपसे नाम से पता चल रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई, इसका जोमेटियन इसका आंसर होगा भाई। ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बताइए देखो कितना आसान प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है, और बिल्कुल ये सेम टू सेम आपका प्रश्न पूछा गया था। ठीक है भाई, आई भी बात समझ में। ठीक है क्या पीडीएफ सही करा दूं क्या, साथ में क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके पीवाईक्यू। चलो एक बार पीडीएफ सही देख लेते हैं, पीडीएफ खोल लेते हैं, पीडीएफ सही करा दूंगा मैं आपको। देखो साथियों, ये हमारी बुक है भाई, बिल्कुल बहुत मेहनत है, मैं बता रहा हूँ। ये बुक मैंने इस बुक को तैयार करने में मेरे को 4 मंथ लग गए थे भाई, 4 मंथ लगे थे इस बुक को तैयार करने में, क्योंकि मैं अकेला ही मैंने रिसर्च करके बनाई भाई ये किताब। ठीक है, बिल्कुल रिसर्च करके, बहुत तगड़ी रिसर्च करके मैंने खुद बनाई ये किताब। इसमें बहुत मेहनत लगी है। पुस्तक की विशेषताएं आप देख सकते हैं, पुस्तक की विशेषताएं क्या है। समावेशी शिक्षा का व्यापक कवरेज लिया गया है, एनसीईआरटी आरसीआई, ठीक है, एनआईओएस, अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित आधिकारिक स्रोतों पर आधार पर सामग्री तैयार की गई है। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं इसमें दी है भाई। ठीक है, और भैया की है भाई डीएसएसबी केवीएस और जो विशेष शिक्षक की परीक्षा के अनुरूप है भाई, परीक्षा का नवीनतम पाठ्यक्रम पैटर्न पर ध्यान पर रखते हुए सामग्री तैयार की है। अध्यावार संक्षिप्त सारांश है जिसमें त्वरित पुनरावृत्ति संभव हो सके। ठीक है मेरे भाई, तो मतलब भाई एक ये मतलब भाई तगड़ी किताब है। और भाई इसको देखो भाई, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, देखो भाई यह किताब है भाई, सारी की सारी इंडेक्स है, जो आपने पूरा भी नहीं पढ़ना। देखो हमने इसमें तो के करना है, यह बात बता दूं, आपने करना के है इसमें है, इसमें तो करना है आपने। एक तो देखो ये पूरी की पूरी चीज हम पढ़ के आ चुके, सेम टू सेम मैं यूनिट वाइज आपको करा रहा था। हम दूसरी यूनिट में देखो ये पढ़ रहे थे, देखो ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एक तो यूडीएचआर पढ़ लिया था, और ये अपना हमने पढ़ लिया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ऑल पढ़ लिया था। ठीक है, अब इंटरनेशनल कन्वेंशन देखेंगे, फिर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क देखेंगे, ठीक है, फिर नेशनल कमीशन एंड पॉलिसीज देखेंगे, फिर नेशनल एक्ट्स देखेंगे जो आपके काम के हैं। ठीक है, फिर नमसा देखेंगे, फिर भैया ये एडेप्टेशन अकोमोडेशन, ये आपके कोई काम की नहीं, आपको नहीं पढ़नी है ये चीज़, क्योंकि ये सिर्फ स्पेशल एजुकेटर के लिए ही है। फिर है इंक्लूसिव एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, ये भी आपको नहीं पढ़नी है, ये भी आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, वह मैं चीज़ बता दूंगा कि क्या आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हम देख चुके हैं, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन। ठीक है, ये भाई एनसीईआरटी की टेबल थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्लासरूम VAKT अप्रोच, या देख ली। ठीक है, और क्या देख लिया, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन देख लिए ना, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। और उसके बाद हमने क्या देख लिया, बैरियर्स देख लिए, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। ठीक है, और भाई हमारा एक बैच था भाई स्पेशल एजुकेटर के लिए, और यूनिट 2 में हमने ये चीज़ देख ली भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ देख ली, ले कौन कौन शामिल थे। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लिए। ठीक है, और क्या देख लिए मेरे भाई, ये देख लिया। देखो ये प्रश्न था भाई, देखो ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न था सेम टू सेम DSSB PRT ऑफिशियल पेपर 6 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा की गई थी। तो भैया जोमेटियन सम्मेलन में की गई थी। किसमें, जोमेटियन सम्मेलन में की गई थी। उसके बाद है इंटरनेशनल कन्वेंशन देख लेते हैं। हम इंटरनेशनल डिक्लेरेशन देख गए, अब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन देखेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशन में सबसे पहला भाई के भेदभाव के विरुद्ध अब इसमें कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कब आया था, 1960 में आया था। कब आया था, 1960 में आया था। कब आया था, 1960 में। ठीक है, और पैरा ओलंपिक गेम्स की शुरुआत भी कब हुई थी, 1960 में। बस ये ऐसे याद करने की वो है। ठीक है, आपको याद रख कर लेना है, वैसे
ठीक है। आगे कन्वेंशन ऑफ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 1960 में आया था। कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध अभिसमय कब आया? 1960 में। बाल अधिकार अभिसमय, बाल अधिकार अभिसमय कन्वेंशन और राइट ऑफ चाइल्ड 1989 में, ठीक है, 1989 में। कन्वेंशन और राइट ऑफ चाइल्ड 1989 में। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएनसीआरपीडी 2006 में। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूएनसीआरपीडी कब आया? यूएनसीआरपीडी आया 2006 में। यूएनसीआरपीडी कब आया? 2006 में। याद रखो, याद रखो। कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कब आया? 1960 में। कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, देखो बोलते CAT, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आया 1960 में। कन्वेंशन और ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन CRC 1989 में, ठीक है। कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 1960 में। कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1989 में, ठीक है। आगे भाई UNCRPD 2006 में आया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। समझ में आया भाई? ठीक है, बोलो बोलो। CADE, ठीक है, CADE इसको बोलते हैं CADE, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, जो कि आया था 1960 में। 1960 में। एक एक करके देखेंगे और गजब तरीके से देखेंगे। और चैनल ना सब्सक्राइब कर दे लाडले, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होने वाला है। सबसे पहले देखेंगे कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 1960 में आया था। शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध, शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन CADE 1960 में आया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 14 दिसंबर 1960 में अपनाया गया। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज था जो शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करने और सभी को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने पर केंद्रित था। कब आया था? 14 दिसंबर 1960 को। 14 दिसंबर 1960 को, 14 दिसंबर 1960 को आया था, ठीक है। याद कर लेना डेट को भाई, ठीक है। लागू करने वाली संस्था थी यूनेस्को। मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करना, सभी को समान और निःशुल्क प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, उच्च शिक्षा तक सुनिश्चित कराना, शिक्षा प्रणाली में समानता को बढ़ावा देना, भेदभाव नीतियों को समाप्त करना, ठीक है भाई। इसमें कितने अनुच्छेद थे? टोटल 19 अनुच्छेद थे। टोटल कितने अनुच्छेद थे? 19 आर्टिकल थे। टोटल 19 आर्टिकल थे। डेट 14 दिसंबर 1960 को, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? CATE, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन कब आया? 1960 में आया। कब आया? 1960 में आया। UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन, यो कब आया? UNCRC यो आया था 1989 में। 1989 में कब आया? 1989 में आया। कब आया? 1989 में आया था। कब आया था मेरे भाई? 1989 में आया था, ठीक है। इसमें क्या था भाई? भाई संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता को अंगीकृत किया। यह समझौता बच्चों को शारीरिक, ठीक है, यह बच्चों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक सामाजिक विकास के मानक निर्धारित करता है। यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत माना गया है। भारत ने इस पर दिसंबर 1992 में स्वीकार किए थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने इसको कब स्वीकार किया था? 1992 में भारत ने स्वीकार किया था। 1992 में भारत ने स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था भारत ने? 1992 में स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? 1992 में स्वीकार किया था। याद रखना है, भारत ने 1992 में स्वीकार किया था। किसको? UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट चाइल्ड। आया कब था? यो 1989 में आया। कब था? 1989 में। भारत ने स्वीकार कब किया? 1992 में, दिसंबर 1992 में। आया कब था? 1989 में। आया कब था? 1989 में, ठीक है। इस संधि में टोटल 54 अनुच्छेद है। अनुच्छेद कितने हैं? टोटल 54। अनुच्छेद कितने हैं? टोटल 54। आया कब था? UNCRC 1989 में आया। भारत ने 1992 में स्वीकृत किया था। और भाई इसमें
कितने अनुच्छेद है? 54 अनुच्छेद है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या भाई? देखो अंगीकृत किया था भाई 1989 में भारत ने, 1992 में अनुकूल अनुच्छेद 54 है। बच्चों के अधिकार आर्थिक, नागरिक और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। विश्व स्तर पर स्वीकृत यह सबसे अधिक अंगीकृत मानव अधिकार संधि है। ठीक है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण स्वतंत्र और दृष्टिकोण है। ठीक है, स्वतंत्र दृष्टिकोण में मान्यता देना, उन्हें स्वतंत्र इंडिविजुअल के रूप में मान्यता देना। ठीक है भाई, इसमें देखेंगे इस समझौते के अंतर्गत सरकारों और समाज को मिलकर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन जो कि 1989 में आया था, भारत ने 1992 में स्वीकार किया था। कि में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, 3 प्रमुख श्रेणियां इसमें 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी है? एक तो प्रोविजन राइट, एक है प्रोटेक्शन राइट। प्रोविजन राइट, प्रोटेक्शन राइट और पार्टिसिपेशन राइट। प्रोविजन राइट, प्रोटेक्शन राइट, पार्टिसिपेशन राइट। कौन से है? प्रोविजन राइट है, प्रोटेक्शन राइट है, पार्टिसिपेशन है। प्रोविजन, प्रोविजन, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, प्रोविजन, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, प्रोविजन, पार्टिसिपेशन, प्रोविजन, पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है। प्रोविजन ये अधिकार बच्चों के जीवन और विकास के लिए आवश्यक सेवाएं और संसाधनों की गारंटी देते हैं जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण से संबंधित है। प्रोटेक्शन यह अधिकार बच्चों को सभी प्रकार की हानि, शोषण से बचने के लिए बनाए गए जिनमें हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण और भेदभाव से सुरक्षा मिले। पार्टिसिपेशन यह अधिकार बच्चों को अपनी राय और विचार व्यक्त करने का अधिकार देते हैं। पार्टिसिपेशन में अपनी राय व अधिकार, अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका देते हैं। तो 3 प्रकार की श्रेणी है यूएनसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स का, जो 1989 में था, 1992 में भारत ने स्वीकार किया था। इसमें 3 श्रेणी है, प्रोविजन, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन। और ये चीज आपने पढ़ ली भाई। देखो भाई, देखो जो गजब तरीके से भाई, गजब तरीके से बना रखी है भाई। जो भी टॉपिक करा दिया उससे रिलेटेड पीवाई को करा दिया। ठीक है, सबसे पहले देखो कि अकॉर्डिंग टू यूएनसीसीआरसी विच आर द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर्मली इंक्लूड इट्स स्टैंडर्ड्स। तो कौन सा प्रोविजन है? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रो लाइफ एंड प्रो लाइफ राइट्स, नहीं प्रो लाइफ के तो नहीं थे। पार्टिसिपेशन राइट्स, प्रोविजन राइट्स, प्रोटेक्शन राइट्स एंड प्रो लाइफ राइट। भाई प्रो लाइफ राइट नहीं थे मेरे भाई। ठीक है, आगे भाई क्या प्रोविजन राइट और प्रोटेक्शन राइट थे? नहीं भाई, ये थे भाई अपने प्रोविजन राइट थे, प्रोटेक्शन राइट थे और पार्टिसिपेशन राइट थे। जो प्रश्न DSSB असिस्टेंट टीचर नर्सरी में पूछा गया था। ठीक है, देखा भाई, आप PDF देखो मेरे भाई, कितनी गजब के नोट्स बना रखे हैं। नोट्स देखो क्या क्वालिटी है नोट्स की। तो भाई अगला टॉपिक पढ़ते हैं भाई, UNPRCPD 2006 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में अपनाया गया। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है, उनके समान अवसर सुनिश्चित करना है, उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। उनके लिए क्या सुनिश्चित करना है? समान अवसर सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कन्वेंशन, इस प्रिंसिपल, इसके जनरल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल हैं? देखो भाई कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल हैं इसके। ठीक, रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम टू मेक ओन चॉइस। ठीक है, रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना उनकी इनहेरेंट डिग्निटी। इनहेरेंट डिग्निटी मतलब क्या होती है? जो कि उन्हें कैसे मिली है? अपने हेरिडिटी से मिली है, क्योंकि जो डिसेबिलिटी होती है वह जन्मजात भी होती है और बाद में भी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब उनकी इनहेरेंट डिग्निटी को और उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, रिस्पेक्ट करना उनकी इनहेरेंट डिग्निटी को और इंडिविजुअल फ्रीडम देना टू मेक ओन चॉइसेस, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव न करना, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, उसका सोसाइटी में क्या है? इफेक्टिव पार्टिसिपेशन क्या करना? सुनिश्चित करना। एक्सेसिबिलिटी, उनके सुविधाओं की पहुंच बढ़ाना। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ PWD। ठीक है, रिस्पेक्ट करना डिफरेंस को और उनको स्वीकृत करना, मतलब को अपनाना पर्सन विद डिसेबिलिटी को।
ठीक है, ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, प्रिजर्व क्या ना, प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी को क्या करना, मतलब कि रिस्पेक्ट करना, जो भी पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट है ना उनकी रिस्पेक्ट करना, और भाई उनकी जो पहचान है उनकी पहचान को क्या करना, पहचान को बनाना, प्रिजर्व करना, ठीक है, मतलब उनको उपहास नहीं करना। समझ में आई मेरी बात? ठीक है भाई, आगे चलेंगे भाई। भाई कुछ आर्टिकल है, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स है जो आपको देख लेने हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, स्पेशली जो भी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं भाई उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है, मैंने बताया, ठीक है, कि ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी ये क्लास होने वाली है। अरे एक बार मेरे को ये बताओ कि क्या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? बताइए, क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को जाके एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भाई सबसे पहला आर्टिकल देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल स्टेट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेंशन। तो भाई सबसे पहले आर्टिकल में जो यूएनसीआरपीडी है ना इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स लाइक कम्युनिकेशन लैंग्वेज। दूसरे में क्या है, पहले में ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, दूसरे में उनकी क्या बताई गई, डेफिनेशन उनके बारे में बताया गया। आर्टिकल 3 में जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशन, 3 में प्रिंसिपल बताए गए हैं। 4 में डिस्क्राइब जर्नल ऑब्लिगेशन बताए गए हैं, ठीक है, पार्टीज के। 5 में एंश्योर इक्वेलिटी एंड इक्वेलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 सबसे इंपॉर्टेंट है सब। अगर आपने याद रखना है कोई आर्टिकल तो आर्टिकल 5 याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि यूएनसीआरपीडी के किस अनुच्छेद में, ठीक है, इक्वेलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कही गई है, ठीक है, कौन से में की गई है भाई, 5 में। 6 भी पूछेगा, वुमेन विद डिसेबिलिटी की बात कही है, वुमेन विद डिसेबिलिटी की बात 6 में कही है। 7 भी पूछ सकता भाई, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात कही है, ठीक है, समझ में आई भाई। भाई नु पूछेगा कि किस अनुच्छेद में नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, अनुच्छेद 5 में बात कही गई है, किस में करी गई है, अनुच्छेद 5 में यह बात कही गई है, ठीक है। महिलाओं के बारे में अनुच्छेद 6 में और चिल्ड्रन के बारे में अनुच्छेद 7 में बात कही गई है। 5, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भाई 8 में, आर्टिकल 8 में अवेयरनेस की बात करी गई है, ठीक है। एक्सेस टू जस्टिस 13 में, ठीक है, 13 क्या होगा, जस्टिस होगा, ऐसे याद रखो। 13 क्या होगा, 13 जस्टिस होगा। जो भी पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाएगा ना, मान ले किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा दिया भाई किसी ने, ठीक है, तो भाई आदमी को होगा भाई 13 जस्टिस जरूर होगा। तो भाई आर्टिकल 13 एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है। और तो एक बार आप इन्हें पढ़ लेना। देखो जैसे कि आर्टिकल 16 किसकी बात करता है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस और एब्यूज। एब्यूज तो क्या करना भाई, किसी मतलब कि वायलेंस हो रहा हो, मतलब कि एब्यूज दे रहे हो, तो उन तो फ्रीडम की बात कही है। लिविंग इंडिपेंडेंटली बीइंग इंक्लूड द कम्युनिटी, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो याद रखना है, ये सारे याद नहीं रखने, ठीक है। एंश्योर इक्विटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6वां इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। 7वां इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक है। एक्सेस टू जस्टिस 13वां इंपॉर्टेंट है, 13वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन वाला, आर्टिकल 24 में एजुकेशन वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 में हेल्थ का ये भी इंपॉर्टेंट है। 27 भी वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कही है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 28 भी आप याद रख सकते हो भाई, सोशल प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल 28 में तो इंपॉर्टेंट है। 5 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 5 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है, 19 भी इंपॉर्टेंट है। 19 में क्या, 19 आर्टिकल 19 में क्या बात कही है, ठीक है, लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड बीइंग इंक्लूडेड द कम्युनिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंटली लीव करना, ठीक है, कम्युनिटी के साथ में। समझ आई मेरी बात? ठीक है। 24 में एजुकेशन है, 25 में हेल्थ है, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की बात 27 में की है भाई, और भाई सोशल प्रोटेक्शन की बात अनुच्छेद 28 में। तो भाई ये महत्वपूर्ण है किसके, यूएनसीआरपीडी, ठीक है, समझ में आया भाई? आगे चलेंगे, देखेंगे यूएनसीआरपीडी 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था भाई।
तो फिर ठीक है भाई, 6/2006 को अपनाया गया था और 2008 में प्रभावी हुआ था। 1 अक्टूबर 2007 में भारत ने देखो अपनाया कब गया था, 2006 में, और भारत शामिल हुआ था 2007 में, भारत शामिल हुआ था 2007 में। ठीक है, ठीक है। और भाई क्या है भाई कि संयुक्त राष्ट्र विकलांगजन अधिकार सम्मेलन UNCRPD 2006 में महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये है कि UNCRPD में किस अनुच्छेद में समानता और गैर भेदभाव की बात कही गई है, अनुच्छेद 5 में की गई है, अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 24 में किस अधिकार संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि UNCRPD को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया, 2006 में अपनाया गया। UNCRPD की भारत कब शामिल है, 2007 में। कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र जीवन और समुदाय व समावेशन से संबंधित है, आर्टिकल 19 संबंधित है, आर्टिकल 19 से संबंधित है। ठीक है भाई, और भाई देखो चैनल ना सारे के सारे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है भाई क्लास बनाने में, क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो आप एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। आप देखेंगे कुछ इंटरनेशनल फ्रेमवर्क देखेंगे, जैसे कि सलमान का जो मैंने बता दिया था कि 1994 में स्पेन में हुआ था। उसके बाद बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, जिसको BMF बोलते, बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क बोला जाता है। ठीक है, सलमान का स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। सलमान का रूपरेखा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है जिसे 1994 में स्पेन के सलमान का शहर में आयोजित एक सम्मेलन में अपनाया गया था। इस सम्मेलन में यूनेस्को और विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं केंद्रित विश्व सम्मेलन, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्पेशल नीड्स से संबंधित एक सम्मेलन था। इसका उद्देश्य क्या था भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना। किसको, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। आई बात समझ में, किसको बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था भाई, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य था। ठीक है, आगे है सलमान का रूपरेखा इस बात की पुष्टि करती है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले लोगों को नियमित स्कूलों तक पहुंच होनी चाहिए, जो बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पद्धति के अंतर्गत समायोजित कर सके। ठीक है, इस सिद्धांत के तहत शिक्षा प्रणाली को इस तरह से पुनर्गठित करने पर जोर दिया गया कि हर बच्चा, चाहे उसकी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थिति कोई भी हो, उसे समान अवसर मिले। यह रूपरेखा समावेशी शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार मानती है। ठीक है, और सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि स्कूल अपने शिक्षण तरीकों और वातावरण को इस तरह अनुकूलित करे जिससे प्रत्येक बच्चे की जरूरत को पूरी किया जा सके। ठीक है, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना ताकि विविध आवश्यकता वाले बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सके। शिक्षा प्रणाली में लचीलापन लाना जिससे पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और शिक्षण विधियां सभी बच्चों के लिए अनुकूल बन सके। समुदाय और सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, अब देखो भाई रिलेटेड PYQ पूछा गया है आपका भाई 2018 में पूछा गया, DSSB PRT 10 नवंबर 2018 में पूछा गया है। देखो क्या था, द स्टेटमेंट डैश अफर्म्स दोज with special educational needs must have access to regular school which should accommodate them within child-centered pedagogy and capable of meeting of these needs। देखो भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया और सेम टू सेम लाइन इसमें थी। ठीक है, तो भाई ये था अपना सलमान का स्टेटमेंट फ्रेमवर्क 1994। ठीक है भाई, देखो यह हमारे इस नोट्स की खासियत है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ साथ में मिल जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ बिल्कुल साथ में मिल जाता है। समझ में आई मेरी बात। अब आ गया बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। ठीक है, ये कब आया था, 2002 में। बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क कब आया था, 2002 में। बिवाको BMF कब आया, 2002 में। क्या आप याद रखेंगे, हाँ जी, बिवाको कब आया, 2002 में। बिवाको कब आया, 2002 में। बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क 2002 में आया। UNCRPD कब आया, 2006 में आया। ठीक है, और भाई यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड कन्वेंशन और राइट कब आया, 1960 पे, 1960 में। हो गया भैया ना। चाइल्ड राइट साड़ा 1989 में आया था, चाइल्ड वाला 1989 में आया था। वो तो भाई CAD आया था 1960 में। कन्वेंशन
ठीक है। कन्वेंशन ऑन क्या था वो, CAD की फुल फॉर्म डिस्क्रिमिनेशन था ना, ठीक है, 1960 में। BMF क्या है, यह संगठन संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए, ठीक है, ठीक है, जो भी अपने प्रशांत क्षेत्र था, ठीक है, और विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी शिक्षा, रोजगार, आर्थिक और सामाजिक जीवन के संदर्भ में एक समावेशी और बाधा मुक्त और अधिकार आधारित समाज की परिकल्पना करता था, ठीक है। भैया किन के लिए था भाई, संपूर्ण एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों के लिए था, ठीक है। BMF भी विकलांग व्यक्तियों के लिए था। BMF कब आया था, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क कब आया था, 2002 में आया था। विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क कब आया था, 2002 में आया था, ठीक है, अक्टूबर में आया था, 25 से 28 अक्टूबर के बीच में। इसका इतिहास क्या है, इसकी घोषणा 25 से 28 अक्टूबर 2000 को शिरगा जापान में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय एवं अंतर सरकारी बैठक हुई थी भाई। कब हुई थी, 25 से 28 अक्टूबर 2002 के बीच में हुई थी। आगे चलेंगे। इसने विकलांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक 1993 से 2002 की घोषणा को एक दशक 2003-12 के लिए जारी रखा भाई, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या था भाई, विकलांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक, ठीक है, और 1993 से 2002 की घोषणा को एक और दशक 2003 तक लेकर जारी रखा। मतलब कि ये जारी रखा गया 2003 से लेकर 2012 तक, ठीक है। BMF का नाम जापान के शिरगा में स्थित बीवा झील के नाम पर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बीवा को मिलेनियम फ्रेमवर्क का नाम है भाई, बीवा झील के नाम पर रखा गया था, ठीक है। आगे चलेंगे कि प्रिंसिपल एंड पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ BMF, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विकलांग लोगों के लिए समान अवसरों से संबंधित नीतियां लागू करना इसका लक्ष्य था, ठीक है। विकलांग लोगों के नीतियां लागू करना, विकलांग लोगों के संगठन का समर्थन करे और नई नीतियों के निर्माण में परामर्श करे, ठीक है। मतलब उनकी नीति लागू करा करता है और उनके जो संगठन थे ना विकलांग लोगों के, उन्हें सम्मान दिया करता, ठीक है। विकलांग लोगों के आंकड़ों पर सटीक और विश्वसनीय डेटा सुनिश्चित करता था, ठीक है। अब आगे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि प्रायोरिटी एरियाज फॉर एक्शन पुट फोर्थ बाय BMF, ठीक है। तो इसके प्रायोरिटी एरियाज कौन थे, किन एरियाज को यह प्रायोरिटी दिया करता, ठीक है भाई। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज है भाई, ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको इस तरह का कंटेंट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो भाई जो भी आपकी तैयारी कर रहा है भाई स्पेशल एजुकेटर की, चाहे वो KVS स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हो भाई, और चाहे वो DSSB की तैयारी कर रहे हो, DSSB PRT की या फिर स्पेशल एजुकेशन की, ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भाई प्रायोरिटी एरिया, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी, देखो ये थोड़ा सा सही नहीं है दिख रहा, तो आप ऐसा ही एडजस्ट कर लेना। सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड रिलेटेड फैमिलीज एंड पर्सन एसोसिएशन। तो भाई सबसे पहला प्रायोरिटी एरिया क्या था भाई, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हेल्प करती है, उनकी क्या करना भाई, उनको सहायता देना, ठीक है। तो सबसे पहला था भाई सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा वुमेन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। बीएमएफ क्या था, मिलेनियम फ्रेमवर्क था, जो कि इनके लिए नीतियां बनाता था, ठीक है, नीतियां बनाता था। और भाई उनको क्या देता था मेरे भाई, सम्मान देता था, सम्मान दिलवाता था, शिक्षा के अवसर वह कराता था। सबसे पहला इसका टारगेट क्या था भाई, ये था सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रायोरिटी लिस्ट में पहला था। फिर दूसरा था वुमेन विद डिसेबिलिटीज, तीसरा क्या था अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन एंड एजुकेशन। फिर क्या था भाई, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन एंड एजुकेशन। चौथा क्या था, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फिर क्या था, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पांचवा क्या था, एक्सेस देना, एक्सेस टू बिल्ड
इन्वायरमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक्सेस टू बिल्ट इन्वायरमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और भाई पाँचवें के बाद छठा क्या था, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सातवां क्या था, पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सोशल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स। समझ में आया भाई मेरी बात। तो भाई ये 7 थे और जिनको क्या करना था, ये प्रायोरिटी देता था इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में, ठीक है। ये इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। तो साथियों एक बार इसकी प्रायोरिटी लिस्ट को देख लेते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट है तो इनमें 7 प्रायोरिटी लिस्ट है। बीएमएफ को पढ़ रहे हैं, बीवाई को मिलेनियम फ्रेमवर्क कब आया था, 2002 में आया था। तो इसके प्रायोरिटी लिस्ट में भाई 7 एरिया हैं, वे 7 एरिया ये हैं, ठीक है। देख लेते हैं भाई इनको बारी बारी से, ठीक है। और वीडियो यहीं तक रखनी पड़ेगी, ठीक है, मेरे को कुछ काम आ गया है और बाद में एक दूसरा पार्ट इसका मैं बना दूंगा इंक्लूसिव एजुकेशन का, टेंशन मत लो। सबसे पहले सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग व्यक्तियों के जो सहायता संगठन है ना, सबसे प्रायोरिटी पे बीएमएफ की प्रायोरिटी पर यही होते हैं, ठीक है। जो सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या करते हैं, विकलांग व्यक्तियों के प्यारे साथियों, विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए जो काम करते हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले वे होते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ये बीएमएफ है ये किसके लिए था, बीएमएफ क्या है। मैंने बताई थी कि भाई जो यह संगठन है ना, जो भी संपूर्ण एशिया के या फिर प्रशांत क्षेत्र में, जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है ना, उनके विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी शिक्षा खातर, रोजगार खातर, आर्थिक और सामाजिक जीवन खातर एक क्या करता है, एक सेवाएं प्रदान कराता है, ठीक है, वो है भाई बीएमएफ, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। दूसरे नंबर पर वुमेन विद डिसेबिलिटीज, वुमेन विद डिसेबिलिटीज वे महिलाएं जिनको दिव्यांगता है वे होती हैं, वुमेन विद डिसेबिलिटीज होती हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन होता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन। फिर आता ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर एक्सेस टू बिल्ट इन्वायरमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक्सेस टू बिल्ट इन्वायरमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आगे है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, सूचना और संचार की पहुंच, भाई सूचना और संचार की पहुंच। सातवें नंबर पे क्या आता है भाई, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को क्या करना, पॉवर्टी को कम करना, पॉवर्टी का उन्मूलन करना, गरीबी उन्मूलन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग से, ठीक है। सबसे पहले पर क्या कौन है भाई, सबसे पहले पे है भाई सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले पे सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है वुमन डिसेबिलिटीज। और तीसरे नंबर पे अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन। क्या है मेरे भाई, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली इंटरवेंशन। क्या है, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन, याद रखें, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली इंटरवेंशन। फिर भाई चौथे पे ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। पांचवें पे एक्सेस टू बिल्ट एनवायरमेंट, ठीक है। पांचवें पे क्या भाई, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। पांचवें पे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, पांचवें पे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। सातवें पे भाई पॉवर्टी वाला, ठीक है, याद हो गया भाई, एक बार फिर से याद करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला कौन सा है, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, बिल्कुल ठीक। दूसरे पे वुमेन विद डिसेबिलिटी, तीसरे पे अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन एंड एजुकेशन। चौथे पर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, पांचवें पर वही क्या, एक्सेस टू बिल्ट इन्वायरमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्सेस टू बिल्ट इन्वायरमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक। उसके बाद छठे पे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सातवें क्या है भाई, पॉवर्टी का एलिवेट करना, पॉवर्टी का उन्मूलन करना थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग से, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, आगे इसके दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो इसमें सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों, और देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, मैं इसको प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा भाई। जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है उसको बिल्कुल सीक्वेंस में देखते आ जाओ, और भाई आपके लिए बहुत शानदार प्ले लिस्ट है और बहुत हेल्प करेगी, ठीक है।